नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मैच वन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैक्सीन की कमी अधिकांश राज्यों में फिलहाल इस वक्त है, जिस वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी स्लो है। कई सेंटर पर जाने के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन होते हुए भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है, रफ्तार नहीं मिल पा रही। लेकिन इधर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। वैसे कोरोना वैक्सीन पर तब से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई जब से ये दवा का आना शुरू हुआ। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कोरोना के टीके लगे और टीके में ये है, टीके कैसे लगेंगे, इसे हम नहीं लगाएंगे, इस तरह की बातें तमाम हुई। लेकिन उन सब के बावजूद भी आज जब लोग कोरोना का टीका लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब के बावजूद भी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में कई तरह के मैसेजेस और अफवाहें आपको सुनने और देखने को मिल रही होंगी। लेकिन वैक्सीन है क्या, वैक्सीन को समझने की जरूरत नहीं है, या फिर अफवाहों पर ध्यान देना ही जरूरी है? और अफवाहों को लेकर कई लोग तो ये कहते हैं कि दो वैक्सीन लगाने के बाद भी आदमी मर गया और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे वैक्सीन के बारे में कि ये वैक्सीन कितनी असरदार है, भारतीय वैक्सीन कितनी असरदार है, क्या जो बाहर से वैक्सीन लाई जा रही है उन पर भरोसा किया जा सकता है, इन अफवाहों से कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान सवालों के जवाब देने के लिए जो मौजूद हैं, उनका नाम है नरेंद्र आहूजा विवेक जी, ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल वैक्सीन को समझने का है सर। वैक्सीन है क्या, और भारत में कोरोना वैक्सीन के इतिहास को देखें तो किस तरीके से आप समझाएंगे, और जो लोग भ्रम की स्थिति अफवाह फैला रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? निश्चित रूप से आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सर्वप्रथम नमन करते हुए इस पूरे भ्रमजाल को तोड़ने का प्रयास करूंगा। एक वाक्य कह देता हूं पूर्व में ही कि भ्रम का अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये रात्रि कितनी भी भयावह क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल हम अमावस की अंधेरी रात में ही क्यों ना हो, लेकिन सूर्य के उदय के आभास मात्र से रात्रि का समस्त अंधकार खंड खंड विखंडित हो जाता है और ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी अंधकार था ही नहीं। आइए आज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों में ये जो भ्रम का मायाजाल फैला है उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये जो अंधकार झूठ को बार बार बोल करके सच के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है, उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। उत्तर है पहला, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक दवा है, और वो कैसी दवा है? किसी भी संक्रामक रोग के मरे हुए या बहुत थोड़ी मात्रा में विषाणुओं का मनुष्य के शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, ताकि वह मरे हुए हैं या इतनी कम मात्रा में है कि मनुष्य जिसे वैक्सीन दी गई, वह दवा दी गई, वह उस गंभीर बीमारी से संक्रमित ना हो, लेकिन उसके शरीर में उस रोग से लड़ने की एक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए, ऐसी दवा को वैक्सीन कहते हैं। और दवा होती भी है जिसे बीमारी के रोकने के लिए प्रयोग किया जाए। प्रिवेंशन भी एक दवा का ही है साधन, की प्रिवेंट करता है तो भी दवा है, डायग्नोज करते हैं तो भी दवा है, मिटिगेट करते हैं तो भी दवा है, और ट्रीटमेंट करते हैं तो भी दवा है। तो इन चार खंभों में से एक खंभा प्रिवेंशन है, और वैक्सीन वो दवा है जो उस रोग को प्रिवेंट करती है। जी पंकज जी। सर, जो भारत में वैक्सीन बनी, चाहे वो भारत बायोटेक ने बनाई, सीरम ने बनाई, इस वैक्सीन को लेकर किस तरीके से समझा जाए? ये वैक्सीन को हालांकि पहले कोरोना था नहीं, जब कोरोना आया तब जाके तैयारियां शुरू हुई, और अभी वैक्सीन की स्थिति आप जानते हैं। पंकज जी, मैं इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वह ये कि ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तब तैयारियां शुरू हुई। इसके लिए एक रेगुलेटरी पाथवे, चाहे वो कोरोना नहीं भी आया था, लेकिन हम भविष्य की आशंकाओं को लेकर के पूर्व में ही तैयारी प्रारंभ करते हैं। इसे ही हम सरकार की दूरदृष्टि कहते हैं, दूरदर्शिता कहते हैं। इसे ही हम विजनरी लीडरशिप भी कह सकते हैं। और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल एक्ट आया था 2019 में, और उससे भी पहले एक कानून आया था जिसे हम मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन या रूल्स बोलते हैं, 2017,
ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत लाए गए थे। उस समय, दोनों ही समय में, ना 2017 में ना 2019 में किसी ने सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी, कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन दूरदर्शिता थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें तैयारी करनी है, और ना भी कुछ हो तो भी हमें वो रेगुलेटरी पाथवे बनाने हैं। अगर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 नहीं आए होते तो पंकज जी, मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि आज हम भारत में स्वयं अपनी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाए होते। दूसरा, आप किसी भी वैक्सीन को लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए आपको एक सिरिंज और नीडल की आवश्यकता पड़ती है, और ये सिरिंज और नीडल भी एक दवा है, और वो भी दवा किस प्रकार की मेडिकल डिवाइस है। उसको रेगुलेट करने के लिए भी 2017 में मेडिकल डिवाइस रूल्स लाए गए। उस समय भी कोरोना नाम की कोई बीमारी का हमें दूर दूर तक कोई आशंका नहीं थी, लेकिन ये सरकार की दूरदर्शिता थी कि ये दोनों रेगुलेटरी पाथवे आए और हम सक्षम हो पाए कोरोना के विरुद्ध भारतीय वैक्सीन को लेकर के भारत के लोगों को बचाने के लिए, एक संघर्ष करने के लिए हम सक्षम हो पाए। तो ये इन दोनों कानूनों के कारण हो पाया। के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये दोनों कितनी सुरक्षित हैं और किस तरीके से इनको देखा जा सकता है, कितनी असरदार हैं? क्योंकि अफवाहों का बाजार तो गर्म है। कोई कहता है हमने दो वैक्सीन लगा ली लेकिन उसके बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी, कोई कहता है कि आगे मौत हो जाएगी। तो इन सबसे दूर रहना है। जी पंकज जी, मैं एक वाक्य बोल करके फिर बात को प्रारंभ करता हूँ। फिर दोनों वैक्सीन कैसे डेवलप हुई वो भी दो पंक्तियों में बोल दूंगा। ये जो भ्रम का चूहा होता है ना, ये विश्वास के वस्त्रों को कुचर देता है और व्यक्ति को नग्न कर देता है। हमें इस भ्रम जाल में कदापि नहीं फंसना है, ये बात आप तय जान मान लीजिए। और यदि कोई भ्रम फैलता है तो भ्रम को तर्क से, कुतर्क को तर्क से, असत्य को सत्य से, अंधकार को प्रकाश से, हमने इसी प्रकार से ही विजय पानी है। ये भ्रम कहना कि कितनी सुरक्षित है और कितनी असरदार है, प्रभावी है, तो मैं बहुत एक दावे के साथ, प्रामाणिकता के साथ सभी लोगों से एक निवेदन कर दूं कि भारतीय वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। मैं किस प्रकार से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा मान ले, ऐसा नहीं है। उसके पीछे, मेरे इस दावे के पीछे आखिर क्या तर्क है, मैं वो बतला देता हूं ताकि लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल दी डॉक्टर वीजी सोमानी, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया है। मैंने सीधा उनसे बात की। पहला तो मैं तय बता दूं कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स आए थे 2019 में, उसी पाथवे के ऊपर चल करके ही इस वैक्सीन का निर्माण किया दोनों ने, चाहे वो कोवैक्स हो चाहे वो कोविशील्ड हो। कोवैक्स के निर्माण के अंदर मेक इन इंडिया है। कैसे? एनआईवी पुणे ने उन वायरस को इकट्ठा करके दिया, आईसीएमआर ने उस पर शोध किया, और भारत बायोटेक हैदराबाद की जो कंपनी है प्राइवेट क्षेत्र की, उसने इस वैक्सीन का बहुत बड़े स्तर पर कमर्शियल लेवल पर निर्माण किया। तो यदि आपको मैं कहूं कि पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का ये एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है, तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार इसमें नहीं होगा। ये है और ऐसा हुआ और हम इसे होते हुए देख रहे हैं। और दूसरी जो वैक्सीन कोविशील्ड आई, उसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने वायरस देखा, उसके ऊपर डेवलपमेंट की, शोध किया। एस्ट्राजेनिका, वहां की जो एक प्राइवेट कंपनी है ब्रिटेन की, यूके की, उसने उसका निर्माण किया, और उसका कमर्शियल लेवल पर निर्माण जो हुआ वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर हुआ। और मैं एक बात और बतला दूं कि भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, और इन दो वैक्सीन के इतने बड़े स्तर पर उत्पादन के उपरांत भारत को
वैक्सीन निर्माण का भी सबसे बड़ा देश माना गया। और आज से पूर्व, इस कोरोना वैक्सीन के निर्माण से पूर्व पहले भी कई महामारियां आई। क्या हम कभी सक्षम हुए थे अपने देश के लिए विश्व में सर्वप्रथम अपनी वैक्सीन खुद बना करके प्रयोग करने में? तो उत्तर बड़े दुख के साथ ना आता है, लेकिन अब हाँ आया है। मेरी वैक्सीन, मेरे राष्ट्र की वैक्सीन सुरक्षित भी है, असरदार भी है, प्रभावी भी है, रोग से बचाने की क्षमता भी रखती है। यदि ये पहले भ्रम ना फैलाया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें दूसरी लहर का सामना ना करना पड़ता और हम शायद बच जाते और दूसरी लहर जिस भयावहता के साथ आई वैसी ना आती। इन शब्दों के साथ मैं आश्वस्त करता हूं कि आप वैक्सीन लें। कोरोना की वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। जितने लोग थे, जितनी जनसंख्या थी, उसका डबल इन लोगों ने दवाइयां बनाई। हिंदुस्तान पीछे क्यों रहा? एक सवाल तो ये। दूसरा ये कि कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। जब वैक्सीनेशन अभियान पटरी से उतरा तो क्या ये समझा जाए कि दूसरी लहर और ज़्यादा तेज हो गई? देखिए पंकज जी, आपके पहले प्रश्न का जवाब मैं दूं। यदि हम आंकड़ों में देखते हैं तो ये ठीक है कि आपने ब्रिटेन का नाम लिया, तो ब्रिटेन की पूरी आबादी मेरे किसी एक राज्य की आबादी से भी कम है। मैं हरियाणा ही ले लूं तो मेरे अपने राज्य की आबादी से पूरे ब्रिटेन की आबादी कम है। और मेरे राज्य में भी आज की तारीख तक 57,70,019 वैक्सीन लोगों को लग चुके हैं। तो मैं कैसे और लगभग अगर मैं राष्ट्र की बात करता हूं तो मेरे देश में 19 से 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, एक डोज। ऐसा ही अमेरिका का है। ठीक है, उनकी आबादी कम होने के कारण जब प्रतिशत में देखते हैं कि आबादी के प्रतिशत में उनके यहाँ ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन यदि मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ वैक्सीन कितने लोगों को लगी तो वो शायद मेरे देश में अधिक लोगों को लगी, क्योंकि मेरे राष्ट्र की आबादी, जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर हम आते हैं और घनत्व में भी सबसे अधिक आते हैं। वो तो चीन से भी हम ऊपर निकल जाते हैं। तो इस कारण से जो आपकी ये आशंका है कि हम दूसरों से पीछे रह गए, तो वैक्सीन लगाने के क्रम में देखें तो हम दूसरों से पीछे नहीं है। आबादी के प्रतिशत में देखें तो मेरे देश की आबादी दूसरे नंबर पर होने के कारण हम पीछे दिखाई देते हैं। और तीसरा, आपने जो प्रश्न किया कि पटरी से उतर गई, अरे पटरी पर चल रही थी, सरपट दौड़ रही थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, बहुत लंबा एक अच्छा रेगुलेटरी पाथवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पाथवे भी बनाया था। PIL स्कीम लाई थी भारत सरकार, प्रोडक्ट इंसेंटिव, जो फार्मा पार्क्स भी घोषित हुए थे ताकि हम अपने दवाइयों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो सकें। हर प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी गई। ये PPP मोड भी सरकार ने अपने संरक्षण में ही करवाया। मैं लेकिन एक बात पूछता हूं कि इसे पटरी से उतारने वाले कौन थे? किन लोगों ने इस वैक्सीन के बारे में ये भ्रम फैलाया कि इसे लगाएंगे तो शायद नपुंसक हो जाएंगे? मैं तो कह भी नहीं सकता। एक टेक्नोक्रेट होने के नाते मैं इसको कैसे मान लूं और कैसे कह दूं? इन वैक्सीन पर कोई भी भ्रम पैदा करना, कोई भी संशय उत्पन्न करना मेरे देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने के बराबर होगा। मैं एक बात दोबारा कह देना चाहता हूं, ये दोनों वैक्सीन असरदार भी हैं, सुरक्षित भी हैं। इनका आप प्रयोग करें, लगाएं और लगवाएं और इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि जो भ्रम फैला है वो भ्रम ना फैले। और जहां तक बात है इनके असरदार होने की, अब तो 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायल भी बाहर है। 20 लाख लोगों को ये लगाई जा चुकी है, 20 करोड़ लोगों को ये लगाई जा चुकी है। तो मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि अगर इनका कोई नुकसान होना होता या होता तो उन 20 करोड़ लोगों में तो पता नहीं क्या हो गया होता। इसलिए कृपया इन वैक्सीन के
सुरक्षित होने और प्रभावी होने पर कोई भ्रम अपने दिमाग में ना रखें। यदि कोई भ्रम पैदा करता है तो उससे बचें, अगला और सवाल सत्य कोई स्वीकार करें। आपकी राय, आपको दर्शक जो देख रहा होगा वो समझ भी रहा होगा कि आप ये अपील क्यों कर रहे हैं। आप इतने विश्वास के साथ कैसे वो तमाम बातें कह सकते हैं कि आपको दवाइयों के मामले में भ्रम पर विश्वास कतई नहीं करना चाहिए। मैं अगला सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं सर, और सवाल है वैक्सीन को लेकर। एक बात कहूंगा मैं, जी आपके सवाल से पहले एक बात कहूंगा। जरूर। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं दवा की गुणवत्ता के बारे में जी। और कभी भी कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें मैं शपथ भी यही दिलवाता हूं कि ऐसी ही दवा का निर्माण करना, बेचना या खरीदना जिसे आवश्यकता पड़ने पर आप स्वयं अपने या अपने परिवार के लिए प्रयोग कर सके। इसीलिए इतने दावे के साथ, इतने जोरदार ढंग से यदि मैंने वैक्सीन को सुरक्षित और असरदार कहा है तो केवल इसलिए कि मैंने स्वयं उन प्रारंभिक लाभार्थियों में शामिल होते हुए इस वैक्सीन का प्रयोग अपने लिए किया था। आज आपके बीच में बैठा हूं, इस वार्ता के अंदर, कई लोग साक्षात्कार के अंदर भाग ले रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन कितनी असरदार, सुरक्षित है। विदेशी वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे? और वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे देश में जो चल रहा है, और मौजूदा वक्त में इसकी रफ्तार थोड़ा सा धीमी लगती जरूर है, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में आपकी सोच, और स्पुतनिक वी और तमाम तरह की विदेशी दवाइयों पर भी हम निर्भर हैं। हमारे देश की दवाइयाँ वाकई में असरदार हैं और असरदार हमेशा रहेंगी, लेकिन उन सब के बावजूद विदेश से जो दवा आ रही है उन दवाइयों के बारे में सर प्लीज। जी, ये स्पुतनिक भी ठीक है कि इसका डेवलपमेंट रशिया में हुआ, कुछ बाहर से बनी हुई भी आ रही है, लेकिन ये भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी चेन्नई में इसका पूरा निर्माण होगा, और अन्य भी कई बहुत सी कंपनियों से बात चल रही है जो कि स्पुतनिक वी का निर्माण हमारे ही देश में करेंगी। और जब इसका निर्माण मेरे देश में प्रारंभ हो चुका है, केवल अब जो समय लगता है उसके निर्माण में, वो पूरा होने के बाद जब ये मार्केट में आएंगी तब आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि अरे ये तो शायद ऐसे ही शोर मचाया जा रहा था वैक्सीन की कमी का, थोड़ा सा तो इंतजार कर लेना चाहिए, अभी घी गर्म हो रहा है, पूरी तली जाएंगी, निश्चिंत रहें। मैं ऐसा वैक्सीन को पूरी के साथ कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वैक्सीन का निर्माण मेरे देश में इतनी क्षमता है। विश्वास रखें मेरे देश के वैक्सीन निर्माताओं पर, विश्वास रखें मेरे देश के फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कि इतना निर्माण कर देंगे कि मेरे देश के अंदर इस साल के अंत तक प्रत्येक नागरिक को हम वैक्सीनेट करने में सफल और सक्षम हो पाएंगे। और जहां तक विदेशी वैक्सीन की बात है, वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भी आ रही है, और कुछ हमारे विदेश मंत्री जो बाहर गए हुए हैं और इसी विशेष कार्य में वो लगे हुए हैं, तो बहुत सी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी है। तो वो जब वो भी आने लगेंगी तो बहुत अधिक मात्रा में हम वैक्सीन उपलब्ध करवाने में सफल और सक्षम हो पाएंगे। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर सवाल मेरा अगला था, और इसे कैसे हम गति दे सकते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए जमीन पर, ताकि इस साल जो लक्ष्य सरकार ने रखा है कि इस साल पूरे देश में हर किसी को ये टीका लग जाए, उसकी बाह पर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक नहीं, अगर आवश्यकता होगी तो दोनों टीके प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बाजू पर लग चुके होंगे, और उसकी बाजू को हम सशक्त बना चुके होंगे इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए। इसके लिए जो आगे चल रहा है, बहुत से वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो लाइन में है, और जो फेज 2 फेज 3 ट्रायल की स्थिति में है, जिसमें जाइकोव डी है जो जाइडस कैडिला की अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, वो लाने वाली है। बायोलॉजिकल बीई के नाम से ये विख्यात कंपनी है, ये भी एक वैक्सीन ला रही है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी डायनावैक्स और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के सहयोग से ये यहाँ बनाई जा रही है। हैदराबाद की ही बायोलॉजिकल ही एक और वैक्सीन कैंडिडेट ला रही है जो जॉनसन एंड जॉनसन का है, HGTO19, जो इंडिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन होगी, जिसे पुणे बेस्ड जिनोवा नामक कंपनी के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। एक नेजल वैक्सीन जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा,
भारत बायोटेक ने उसके फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल प्रारंभ कर दिए हैं 1 जून से, और वो नेजल वैक्सीन आने के बाद इसको सिरिंज से लगाने की भी जो समस्या है उसका भी निदान हो पाएगा। और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले मेड इन इंडिया के तहत कर रहा था, मेक इन इंडिया के तहत एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है जो कि अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स के सहयोग से हो रही है। और बहुत सी ऐसी नई वैक्सीन हैं जो भी विश्व में कहीं भी डेवलप होती है, तो उसको बनाने के लिए निश्चित रूप से उन्हें हमारे ही देश की ओर देखना होगा, क्योंकि निर्माण क्षमता केवल और केवल मेरे देश के पास है। विश्व में और कहीं इतनी बड़ी निर्माण क्षमता नहीं है। आपकी तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंच रही होंगी और बहुत अच्छा भी लग रहा है सर। मजा आ रहा है आपके साथ सवाल करने और आपके जवाब सुनने में। एक अलग तरीके के जवाब हमें मिल रहे हैं। मैं अंत में वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। मैं चाहूंगा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आप एक संदेश दें, छोटा दें, अच्छा दें, जिससे कि लोग समझ पाए सीधे शब्दों में कि किया क्या जाए ऐसे वक्त में जब तमाम तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कैसे बचें? मात्र 2 वाक्यों में मैं कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में एक संदेश देना चाहता हूं। बात को इस तरह से प्रारंभ करूंगा कि ईश्वर मुझे मेरे प्रत्येक कर्म का अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय देते हुए कभी पुरस्कार और कभी दंड, कभी मेरी अच्छी किस्मत और कभी मेरी बुरी किस्मत के रूप में देते हैं। मेरे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वह मेरे अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों के फल के प्रतिफल में ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में होते हैं। मैंने ये बात क्यों करी? क्योंकि ईश्वर भी छोटे छोटे कष्ट दे करके मुझे वैक्सीन दे रहे होते हैं और तैयार कर रहे होते हैं मुझे मेरे जीवन में आगे चल करके जो बड़े संघर्ष है उसमें हम भाग ले सके, सफल हो सके। यदि हम मनुष्य के रूप में कोरोना वैश्विक महामारी से पार पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्षम होना चाहते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना चाहते हैं, तो मेरा एक ही संदेश है, हम जाल में ना फंसे। दाने लोग फैलाएंगे, जाल बिछाएंगे, शिकारी बैठे होंगे, चिड़िया आएगी, दाना चुनेगी और जाल में फंस जाएगी। उस जाल में कदापि नहीं फंसना है। आपने केवल विश्वास करना है। ये संशय रूपी चूहा आपके विश्वास के वस्त्र को काट ना पाए और आपको सत्य को स्वीकार करते हुए भारतीय वैक्सीन पर पूरा विश्वास रखते हुए इसे सुरक्षित, असरदार और प्रभावी मानते हुए इसे अवश्य लगवाना है। जब भी आपका नंबर आए तब इसे लगवाएं ताकि सुरक्षित हो जाएं, सुरक्षित हो पाए, तीसरी लहर ना आने पाए। जो कहा भी जा रहा है कि बच्चों में आएगी, डर लगता है सुन करके, लेकिन अगर हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ये डर निर्मूल हो जाएगा और हम इस महामारी को विजय करने में सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आहूजा सर हमारे साथ जोड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तमाम जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाई जा रही हैं, उनको दूर करने के लिए, शंका को दूर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने वक्त निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में जब नाजुक वक्त चल रहा है, ऐसे वक्त में सिर्फ आपको ध्यान देना है वैक्सीन पर, भ्रम पर कतई ध्यान नहीं देना है और वैक्सीन लगानी जरूर है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।